नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। ओरल पार्टीशन का ये सिलसिला चल रहा है। ओरल पार्टीशन के बारे में बड़ी एक अजीब बात है। जितना आसान है इसका डिफेंस लेना कोर्ट में, उतना ही मुश्किल है इसको प्रूव करना। पहेली बन के रह गया है एक आम आदमी या एडवोकेट्स के लिए। आज का डिस्कशन है कैसे प्रूव करें ओरल पार्टीशन को कोर्ट में, और या कोर्ट क्या देखती है जब ओरल पार्टीशन का के ग्राउंड पे पार्टीशन फाइल किया जाता है, या ये ग्राउंड लिया जाता है किसी डिफेंडेंट्स के द्वारा कोर्ट में। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं लीगल आउटलुक, जो मेरा चैनल है, और पिछले 5 सालों से आपका और मेरा ये सिलसिला चल रहा है जिसमें हमने 350 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं अलग अलग पहलू पे, और आप लोगों ने खूब सराहा है और मेरा साथ दिया है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे यार कर लो चैनल सब्सक्राइब। अब आपको इसके पहले वीडियो में जो ओरल पार्टीशन का पार्ट 1 था, उसमें हमने बेसिक चीज़ें बताई कि ओरल पार्टीशन की लीगल सैंक्टिटी क्या है और कोर्ट किस नज़र से देखती है, और जिसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी जिक्र किया। आप लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया उस वीडियो को, बहुत से सवाल आए। तो सबसे पहली बात आज के वीडियो में मैं ये कहूँ कि क्या बेसिक लीगल प्रपोजिशन है। सबसे पहले फंडामेंटल एस्पेक्ट समझिए पार्टीशन का। तो अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है या जॉइंट फैमिली है, तो प्रिजम्पशन जाता है कि वो जॉइंट फैमिली रहेगी जब तक कि पार्टीशन हो ना जाए, प्रूव ना हो जाए, और जो कह रहा है वो ये साबित ना कर दे कि पार्टीशन हुआ है। केवल कोर्ट में कह देने से नहीं होता, पूरा का पूरा बर्डन उस व्यक्ति पे आता है जो कोर्ट में पार्टीशन क्लेम करता है कि मेरे पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है, तो उसे प्रूफ देना पड़ता है। अगर वो रिटेन पार्टीशन डिड है तो आपको, जैसा मैंने कई वीडियोस में बताया, कि उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर ओरल पार्टीशन है तो उसके केस में स्ट्रॉन्ग प्रूफ मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, तभी वो कोर्ट उसको मानती है। वरना कोर्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मान लेना कि कोई पार्टीशन पहले हो चुका है। तो बहुत ही मजबूत, कन्विंसिंग और कोरेबोरेटिव एविडेंस चाहिए, कोजेंट एविडेंस चाहिए, जिससे कि कोर्ट को प्रूडेंट मैन वाले कॉन्सेप्ट में जाकर ये विश्वास हो जाए कि जो क्लेम कर रहा है ओरल पार्टीशन का वो सही कर रहा है और वाकई ऐसा हो चुका है, और जो सभी पार्टीज़ को उनका शेयर मिल चुका है। कभी कभी ओरल पार्टीशन जेन्युइन होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ओरल पार्टीशन का डिफेंस लिया जाता है बचने के लिए, पार्टीशन से बचने के लिए। और ख़ासकर जो बेनिफिशियरी होता है वो चाहता है कि उसके पोजीशन में या उसके हिस्से में जो चीज़ आई है उसको बचा ले ओरल पार्टीशन का प्ली लेकर। कोर्ट क्या देखती है? कोर्ट ने, जैसे मैंने कहा, कि कोजेंट एविडेंस चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि केवल बयान दे देने से, ओरल डिपोजिशन कर देने से, ओरल गवाही दे देने से ये बात नहीं बनती क्या पार्टीशन एक्ट अपॉन हुआ है और जो लोग हैं उन्होंने उसको माना है। क्या उसके बाद जो दूसरे पार्टीज़ हैं या सभी पार्टियों के कंडक्ट हैं वो कंसिस्टेंट हैं, जिसके हिस्से में जो मिला है उसके वो उसके कब्जे में है। क्या कौन से हिस्से पर कौन लोग रह रहे हैं, उसमें कि उनके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स के क्या कागज हैं, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो खसरा गिरदावरी में उनकी एंट्री है या नहीं है, या जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के तौर पे कि म्यूटेशन हुआ है या नहीं, जो क्लेम कर रहे हैं उनके नाम का म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में एंट्री है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री है। ये डॉक्यूमेंट एक बड़ा ही नेचुरल विटनेस होता है, नेचुरल एविडेंस होता है पार्टीशन को दिखाने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके हिस्से में जो चीज़ आता है वो चाहता है कि उसकी म्यूटेशन करा ले, दाखिल खारिज अपने नाम करा ले, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री करा ले। हालांकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री करने से ऑनरशिप नहीं साबित होता, लेकिन कम से कम आप पब्लिक एट लार्ज को नोटिस हो जाता है कि अब ये प्रॉपर्टी इनके पास है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चौथी बात कहूँ कि कंडक्ट ऑफ पार्टीज़, कि पार्टीज़ का कंडक्ट उस पार्टीशन के बाद क्या रहा। सभी ने आराम से इसको एक्सेप्ट कर लिया या नहीं किया, और अगर जिसके हिस्से में जो आई उसने कंस्ट्रक्शन किया
उसको इम्प्रूवमेंट किया, अलग अलग टैक्स पेमेंट किए। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी पार्टीशन, ओरल पार्टीशन को लेकर प्ली लिया जाता है कोर्ट में। तो उस जो मैंने कहा कि उसका कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोलैबोरेशन करने के लिए किसके सामने पार्टीशन हुआ उसकी गवाही कराइए, जो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं कोर्ट में वो लगाइए। अब एक बड़ा दिलचस्प चीज़ देते हैं, एक हाई कोर्ट का जजमेंट हम आपसे जिक्र करते हैं, जो जस्टिस एंडलॉ ने पास किया था एक सिविल सूट में, जिसमें पार्टीशन का मुकदमा था। डिफेंडेंट ने ये कहा कि हमारा ओरल पार्टीशन बाद में हो चुका है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोहली साहब की डेथ होती है, उनकी प्रॉपर्टी में का बंटवारा होता है। एक दुकान था लाजपत नगर में, वो मिल जाता है दो भाइयों को। बड़े भाई के बच्चे फिर आ जाते हैं उनकी डेथ के बाद। छोटा भाई ये कहता है कि भाई बड़े भाई को पैसे की ज़रूरत थी, हमने उनको दिया। जब पार्टीशन हुआ था तो जो दूसरे लीगल एयर्स थे उनको इस दुकान से कम कीमत की चीज़ें मिली थी, तो हमने पैसा दिया अपने हिस्से का भी और बड़े भाई के हिस्से का भी। और अल्टीमेटली 1990 में बड़े भाई ने अब एक पार्टीशन हुआ और अपना हिस्सा भी मुझे मेरे हिस्से में छोड़ दिया। और उसके लिए उन्होंने दिखाया क्या कि एक जो किराएदार थे, किराएदार को इविक्ट करने के लिए छोटे भाई ने अपने बेटे के बोनाफाइड नीड पे मुकदमा किया था और बड़े भाई ने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी उनके फेवर में मुकदमा करने को। तो वो इन डॉक्यूमेंट की बेसिस पर दिखाना चाहता था कि वो जो पूरा का पूरा दुकान मेरे हिस्से में आ चुका है। बड़े भाई के लड़कों ने जो मुकदमे इविक्शन सूट की बात करा था उसकी कॉपी लगाई, जिसमें उसने ये लिखा था कि प्रॉपर्टी के को शेयरर हैं बड़े भाई और छोटे भाई दोनों। तो कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट अपने आप में काफ़ी है ओरल पार्टीशन के प्ली को गलत साबित करने के लिए, और कोर्ट ने माना नहीं। कहा कि जब आप पार्टीशन के बाद भी अब खुद ही अपना डिक्लेयर एफिडेविट फाइल कर रहे हो कि दोनों उसके को शेयरर हैं, इसका मतलब है कि जो आपका प्ली है ओरल पार्टीशन का जो, वो गलत है और उसको नहीं माना जा सकता। और मुकदमा के शुरू के स्टेज में ही उसके एडमिशन को मानते हुए डिक्री कर दी। ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि केवल बाल्ड प्ली कर देने से कि हमारा ओरल पार्टीशन हो चुका है और ये पूरी के पूरे मेरे हिस्से में आ गया है या इतना अमाउंट मेरे हिस्से में आ गया, ये साबित नहीं होता। कोर्ट बड़े माइन्यूटली इन चीज़ों को देखती है, क्योंकि हालांकि कोर्ट ये जानती है कि अगर ओरल पार्टीशन का भी प्ली किसी ने लिया है तो उसको ट्रायल में जाना है, लेकिन कई बार वो अपने आप में दिखता है कि ओरल पार्टीशन का जो प्ली लिया गया वो गलत है। जैसे कि जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ हाई कोर्ट का जस्टिस एंडलॉ के जजमेंट का, उसमें साफ वो दिख रहा था कि ओरल पार्टीशन का प्ली फॉल्स प्ली था, गलत प्ली था, केवल कोर्ट को मुकदमे को लंबा करने के पीछे उसका मकसद था। जबकि तो क्या टेक अवे है आपका आज के डिस्कशन का? जो मैं कहना चाहता हूँ कि कोर्ट क्या देखती है, वो मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या लेकर आओ कोर्ट में। तो सबसे पहले कि कोर्ट में ओरल पार्टीशन का डिफेंस लेना या प्ली लेना आसान है, लेकिन आपको इसको सब्सटेंशियली प्रूव करने के लिए बहुत सारे कोजेंट एविडेंसेस चाहिए, क्योंकि जो प्ली लेता है बर्डन उसी पे आ जाता है। तो वो उसको पूरी तैयारी करनी चाहिए। पहला कि कंडक्ट देखा जाए पार्टीज़ का, दूसरा पोजीशन क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके फेवर में हैं, जो किसकी किसकी गवाही कराई गई है कोर्ट में। जब भी वो पार्टी ओरल पार्टीशन का प्ली लेते हैं तो ये मान के चलिए कि वो कोई ना कोई उसका विटनेस चाहिए। घर घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं नॉर्मली, वो उसमें बैठते हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें उस दौरान की भी होनी चाहिए जब पार्टीशन तय हो रही थी, ओरल पार्टीशन। दूसरी बात कि उसके बाद का जो पीरियड है उस पर कितना एक्ट अपॉन हुआ और पार्टीज़ के कंडक्ट कैसे रहे, वो पार्टीशन कितना इक्विटेबल था, और जो भी डिसाइड हुआ वो सबके रिस्पेक्टिव कब्जे में चला गया या नहीं। तो इन सब को प्रूफ करना ज़रूरी है। तभी मैं कहता हूँ लॉ तो मानता है लेकिन अपोजिट लॉयर नहीं मानता है ओरल पार्टीशन के प्ली को, इस वजह से, और वो पूरी कोशिश करता है उसको डिमोलिश करने का। और कोर्ट भी बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करती है इस प्ली को। तो आज के सफ़र में इतना ही, वीडियो लंबा ना हो जाए।
अगले सफ़र में, अगले वीडियो में हम ओरल पार्टीशन के किसी नए पहलू पे आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए अगर पसंद आए। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि जो भी इस इशू से रिलेटेड आपके सवाल हैं वो आप मुझसे शेयर कीजिए, अपने इश्यूज शेयर कीजिए। मुझे खुशी होगी आपके साथ इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाने में। थैंक यू।